तो दोस्तों आपका स्वागत है कटारिया फार्मेसी में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा फिनोल के बारे में कि फिनोल क्या होता है, वो कौन सी रिएक्शंस के अंदर जाता है और उसको बनाने का क्या क्या तरीके होते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनोल्स। उसके साथ साथ ही और भी कंपाउंड्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं इनके बारे में। देखते हैं पहले सिलेबस, देखते हैं कि कौन सा सिलेबस होने वाला है सेकंड यूनिट का। तो दोस्तों सेकंड यूनिट में फिनोल्स, एक सेकंड बच्चों में पेन ले लेता हूं। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया फिनोल्स के बारे में, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स, रिएक्शन ऑफ फिनोल्स, एसिडिटी ऑफ फिनोल्स, ये हमने कंप्लीट किए। आज की जो वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी, क्वालिटेटिव टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनोल्स, क्रेसोल्स, रिसोर्सिनोल और नेप्थोल्स। इन सारों के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो आने वाली वीडियोस में हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमाइंस, फिर हम कंप्लीट करेंगे एरोमेटिक एसिड्स। ऐसा करके हम सेकंड यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। आगे आने वाली दो वीडियोस में, इन्हीं दो लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट क्या होते हैं एसिडिटी पे। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। The presence of different group on the benzene ring changes the acidity of phenol। तो दोस्तों फिनोल के ऊपर जो एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है वो उसकी एसिडिटी पे क्या असर डालता है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे कि उससे क्या इफेक्ट होता है। जो सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ेगा फिनोल पे, उसको फिनोल की एसिडिटी पे क्या असर डालेगा वो, और फिनोल की एसिडिटी में क्या बदलाव डालेगा, उसको ज्यादा एसिडिक बनाएगा या कम एसिडिक बनाएगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेंजीन रिंग पर उपस्थित विभिन्न समूह फिनोल की अम्लीयता को बदल देते हैं। वो बदलते हैं, कैसे बदलते हैं, ज्यादा एसिडिक करते हैं या कम एसिडिक करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले ग्रुप आते हैं हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि बेंजीन रिंग पे OH जुड़ा हुआ है, वो तो हो गया फिनोल। अब फिनोल के अलावा जो तीन पोजीशन रह गई, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन, इन पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आके जुड़ेगा, तो उस पर क्या असर डालता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हो गया कि खींचने वाले। तो दोस्तों OH की ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेंगे चेन की तरफ और खुद की साइड कर लेंगे, इससे कि स्टेबलाइज हो जाएगा। जो O नेगेटिव आयन रहेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, और स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी तो एसिडिटी बढ़ेगी। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। अगर एसिडिटी बढ़ रही है तो स्टेबलाइजेशन बढ़ेगी, यानी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एसिडिटी बढ़ेगी। इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है, जैसे ये इस पे आके जुड़ते हैं फिनोल पे, जैसे मान लीजिए ये ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आके जुड़ गया। अब NO2 क्या करेगा, NO2 करेगा पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम बॉन्ड OH। दोस्तों बॉन्ड OH से ये इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींच लेगा, समझ रहे हो, ये बैठा है इलेक्ट्रॉन्स खींचने के लिए, तो उसको टाइट पकड़ के, एक तरीके से टाइट पकड़ लेगा, समझ रहे हो, उन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो बॉन्ड OH रिंग के और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और उसकी स्टेबलाइजेशन बढ़ जाएगी। तब उसके इलेक्ट्रॉन्स अगर इसमें आएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, रेजोनेस्टिक कैरेक्टर और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो इससे स्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन, इससे फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इंक्रीज एसिडिटी, और उससे एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे कि बताया स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी भी बढ़ेगी। ये बॉन्ड OH से इलेक्ट्रॉन्स खींचते हैं, फिनोक्साइड आयन को स्थिर करते हैं और अम्लीयता बढ़ती है, यानी एसिडिटी बढ़ती है। आगे एग्जांपल की बात कर ले, पी नाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर टू फिनोल। दोस्तों पी एक्स्ट्रा है, पी नाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर देन फिनोल। फिनोल की बात करें एक सेकेंड, तो दोस्तों पी नाइट्रोफिनोल ज्यादा एसिडिक होगा नाइट ओनली फिनोल से। ये हो गया हमारा फिनोल, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, NO2 ग्रुप आके जुड़ गया यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींच लेगा। देख सकते हो NO2 एक विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये पैरा पोजीशन पे जुड़ता है तो उसके बाद जो OH के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको खुद की साइड खींच लेगा और पूरे इलेक्ट्रॉन्स का दबाव खुद की तरफ डालेगा, यानी कि ये दबा के खींचता है। ये एक तरीके से मान लीजिए फकीर है, जहां भी बैठेगा वहां झोला लेके बैठेगा और लेता रहेगा, तो ये उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, क्योंकि OH को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज बना देगा। ये जो फिनोक्साइड आयन बनेगा उसको ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा बजाय फिनोल के। अब फिनोल के देखते हैं कि फिनोल स्टेबल है, मानते हैं स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो OH है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देता है अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करके। लेकिन यहां बात कर ले OH की, वो खींचता है ज्यादा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा बजाय नॉर्मल फिनोल के।
देख सकते हो आप, ये इसका ऑर्डर होता है। तो यही ज्यादा एसिडिक ऑर्डर होगा और यही स्टेबलाइजेशन भी ऑर्डर भी सेम होगा। ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा एसिडिटी, ज्यादा एसिडिटी यानी ज्यादा स्टेबल। आगे बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो में और देखते हैं दूसरे ग्रुप के बारे में बात कर ले, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिक ग्रुप। अब आए हैं आपकी तरह जैसे वाले ग्रुप जो कि दान दातार है। कई होते हैं दान दातार, जैसे आप कॉलेज वगैरह में देखते हो, कई बच्चे होते हैं जो दे देते हैं अपने दोस्तों को, जो मांगता है वो दे देते हैं, जो मांगता है वो दे देते हैं। और कई होते हैं कि जो बस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। इन दोनों से भी इनको कंपैरिजन कर सकते हो। दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में आ गए बॉन्ड CH3, बॉन्ड OCH3, बॉन्ड NH2 और बॉन्ड OH। अब बात कर ले ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं। वैसे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने वाले ग्रुप। अब बात करते हैं पुश इलेक्ट्रॉन्स, पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द रिंग। ये रिंग के अंदर जो बेंजीन रिंग होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ा देते हैं, यानी पुश करते हैं और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। डिस्टेबलाइज फिनोक्साइड आयन एंड डिक्रीज एसिडिटी। अब बात करते हैं ये कैसा है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन्स धकेलते हैं, फिनोक्साइड आयन को अस्थिर करते हैं, अमल ये घटती है। अब बात करते हैं दोस्तों फिनोक्साइड आयन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हो गई हमारी बेंजीन रिंग और इस पे OH ये जुड़ गया। अब मान लीजिए पैरा पोजीशन पे आके जुड़ रहा है CH3 आके जुड़ गया, तो दोस्तों CH3 यहां से देने वाला, समझ रहे हो, रिंग में ऑलरेडी है। तो ये OH की स्टेबिलिटी कम करेंगे और OH को एक तरीके से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी नीड नहीं होगी अब रिंग में ज्यादा, क्योंकि एक्स्ट्रा आके जुड़ रहा है। तो उसकी स्टेबिलिटी को कम करेगा और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी तो इसकी एसिडिक नेचर भी कम होगा। मान लीजिए एक बंदा है, उसको पहले से एक बंदा रुपए दे रहा है और एक बंदा आ गया वो इससे भी ज्यादा रुपए दे रहा है इससे, तो वो जो पहले रुपए दे रहा था, कम रुपए दे रहा था, तो उसकी नीड क्या ही रह जाएगी यहाँ पे, वो एक तरीके से यहां से अलग हो जाएगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है बहुत ज्यादा। इसके कंपैरिजन में वो ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा है। OH इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश नहीं करता, बजाय CH3 के। CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश करता है रिंग के अंदर और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ा देता है। वहीं बात करें OH की, वो इतना ज्यादा नहीं करता, इसीलिए OH की स्टेबलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाएगी और फिनोक्साइड आयन जो हमारा बनेगा बॉन्ड O, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, उसकी वजह से एसिडिटी नेचर भी कम हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। काफी आसान सी बात कर है ये। एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं बच्चों। अब आप देख सकते हो, अगर इसे आसान भाषा में आप समझना चाहो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी रिंग हो गई, ऊपर जुड़ा हुआ है OH जो कि इलेक्ट्रॉन्स डिलोकलाइज करके रिंग में घुमा रहा है, और नीचे आके जुड़ गया है हमारा बॉन्ड CH3 जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑलरेडी। बॉन्ड OH भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और बॉन्ड CH3 भी हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो दोस्तों वो पहले डोनेट कर रहा था, ये आके और डोनेट करने लगे, ये पुश करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की नीड हमारी नहीं रहेगी, रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की नीड नहीं रहेगी। तो वो जो बॉन्ड OH यानी बॉन्ड O जब आयन बनेगा यहाँ पे, वो ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एडजस्टमेंट। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल की, पी केरासोल इज लेस देन स्टेबल देन फिनोल। अब बात करते हैं फिनोल से कम स्टेबल होता है पी केरासोल। दोस्तों अब एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, पहले फिनोल का बना देता हूं। ये हो गया हमारा फिनोल। तो दोस्तों इस केस में फिनोल ज्यादा स्टेबल रहेगा पी केरासोल के। अब पी केरासोल हो गया पैरा पोजीशन पे बॉन्ड CH3, पैरा पोजीशन पे बॉन्ड CH3 फिनोल के। इसकी स्टेबिलिटी देखिए, इसकी एसिडिक नेचर देखिए, ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारा फिनोल बजाय वीकेरासोल के। तो दोस्तों हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ये रहेगा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब इसका रिएक्शन ऑर्डर देख लेते हैं कि कंप्लीटली फिनोल का, पीकेरासोल का और पी पैरा पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा था, उसके बाद में इन तीनों की स्टेबिलिटी देख लेते हैं जो कि एग्जाम के POV से काफी इंपॉर्टेंट है। पी नाइट्रोफिनोल इज ग्रेटर देन फिनोल, यही बात कर ले नाइट्रोफिनोल की, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, वो इससे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों इससे ज्यादा स्टेबल रहेगा हमारी बेंजीन रिंग। ये हमारी बेंजीन रिंग दोस्तों अजीब सी बनी है थोड़ी, ये बेंजीन रिंग पे जुड़ गया हमारा NO2 यहाँ पे, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो ये रहता है हमारा एसिडिटी का ऑर्डर और हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही रहता है। फिनोल को जुड़ने के बाद अलग जो सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ते हैं उसके बाद की स्टेबिलिटी की बात की जा रही है बच्चों। पहले हमने बात की थी फर्स्ट यूनिट में, बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ रहा था उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या रह रही थी। और अब आप बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके ऊपर बैठा है
और अगर और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो वो बैलेंस कर देगा और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सी बात है ये। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में कि क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनोल क्या होते हैं। इनके बारे में बात करें, सर्टेन केमिकल टेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ओएच ग्रुप, यानी कि बॉन्ड ओएच बेंजीन रिंग पे मौजूद है उसका पता लगाने के लिए कुछ केमिकल टेस्ट किए जाते हैं, उनको ही हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं फिनोल के लिए। कुछ रासायनिक परीक्षणों से फिनोलिक बॉन्ड ओएच समूह की उपस्थिति की पहचान की जाती है, उनको हम क्वालिटेटिव टेस्ट बोलते हैं। उनके बारे में बात करते हैं कि कौन से टेस्ट होते हैं। तो जो हमारा पहला टेस्ट है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर क्या होता है बात करते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट के अंदर दोस्तों फिनोल लिया जाता है और उसको रिएक्शन कराई जाती है FeCl3, यानी फेरिक क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ उसकी रिएक्शन करवाई जाती है। जैसे हम फिनोल में न्यूट्रल FeCl3 डालते हैं तो जो रिएक्शन होती है, जो लिक्विड होता है वो कलर चेंज कर लेता है। वो कलर चेंज करता है वियोलेट, ब्लू और ग्रीन में, या तो वियोलेट होगा या नीला होगा या हरा होगा, ये कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि ये इसके अंदर बॉन्ड OH मौजूद है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर बॉन्ड OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, मतलब बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। इसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से ये रंग अपना बदल देता है। और अब बात करते हैं आगे दूसरे टेस्ट के बारे में। हमारा दूसरा टेस्ट है ब्रोमाइन वाटर टेस्ट। दोस्तों इस ब्रोमाइन वाटर टेस्ट के अंदर क्या होता है, फिनोल लिया जाता है और Br2 वाटर लिया जाता है, यानी कि ब्रोमाइन वाटर लिया जाता है और फिनोल लिया जाता है। जैसे हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो दोस्तों ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं। जैसे हम फिनोल में ब्रोमाइन वाटर मिलाते हैं तो यह हमारा बन जाता है दोस्तों, मेन पोजीशन पे OH तो जुड़ा हुआ है ही, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स आके जुड़ रहे हैं Br, वो आके जुड़ेंगे इन पोजीशंस पे 2, 4 और 6। ये हमारा कंपाउंड बन जाता है व्हाइट PPT के साथ, और यूज टू डिटेक्ट फिनोलिक OH, मतलब ब्रोमाइन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है फिनोल पे OH मौजूद है, यानी कि बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, उसका पता लगाने के लिए ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। फिनोल टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड वीक एसिड नेचर। तो दोस्तों फिनोल जैसे ही हम लिटमस पेपर पे डालते हैं, एक सेकंड बच्चों, फिनोल जैसे ही हम लिटमस पेपर पे डालते हैं तो लिटमस पेपर नीले का कलर बदल जाता है लाल में, क्योंकि वो फिनोल है जो वीक एसिड है। हमने दोस्तों पढ़ा है अभी लास्ट वीडियोस में कि फिनोल वीक एसिड होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोक्सिलिक एसिड्स, लेकिन फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल्स। दोस्तों इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो हमारी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इंपोर्टेंट फिनोल्स, यानी कि इंपोर्टेंट फिनोल्स के स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेस के बारे में बात करते हैं। फिनोल्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग वन और मोर OH ग्रुप्स। फिनोल दोस्तों एक एरोमेटिक कंपाउंड है, यानी कि एक रिंग मान लीजिए जिसपे अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स हो और उस पर डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ हो, यानी डायरेक्टली अटैच्ड टू ए बेंजीन रिंग और एरोमेटिक रिंग, यानी कि OH डायरेक्टली या तो बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ होगा या फिर एरोमेटिक रिंग पे जुड़ा हुआ होगा। एक से ज्यादा भी OH की मात्रा हो सकती है। सब इंपोर्टेंट फिनोल्स इंक्लूड, कुछ इंपोर्टेंट फिनोल्स के बारे में हम बात करते हैं, सेरोसोल्स, रेसोर्सिनोल एंड नेप्थोल्स। तो दोस्तों फिनोल वे एरोमेटिक यौगिक है जिनमें एक या अधिक OH समूह सीधे बेंजीन या एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए होते हैं। प्रमुख फिनोल है, फिनोल हो गया, क्रेसोल हो गया, रेसोर्सिनोल हो गया और नेप्थोल्स हो गए। तो दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जाकर नोट्स परचेज कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको वहां पे मिल जाएंगे। और दोस्तों एक बात बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए काफी अलग तरीके से पैटर्न से डिजाइन किए गए हैं नोट्स, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों आप एक बार देख सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं नोट्स। अब बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फिनोल्स के बारे में। पहला आ गया हमारा फिनोल, जो कि हम कॉमन है फिनोल, जो बेस हो गया, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH जुड़ा है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, बेंजीन रिंग विथ 1 OH ग्रुप एट पोजीशन 1। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप इसका स्ट्रक्चर कि बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिनोल के यूजेस के बारे में। फिनोल के यूजेस के बारे में बात करते हैं। पहला है एंटीसेप्टिक्स। बच्चों एंटीसेप्टिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई घाव हो गया या कोई फंगल इन्फेक्शन के बचाने के लिए जो क्रीम वगैरह या कुछ एंटीसेप्टिक्स दवाइयां यूज की जाती है उनको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक्स। यानी कि जो मान लीजिए आपके कोई घाव हो गया, आपके कोई लग गई, आपका इन्फेक्शन हो गया,
कुछ भी हो गया आपकी स्किन पे, अगर आप कोई चीज लगा रहे हैं तो वो हो गया एंटीसेप्टिक्स, यानी उनके लिए भी यूज किया जाता है फिनोल। और दूसरा हो गया डिसइंफेक्टेंट, यानी मान लीजिए कोई नॉन लिविंग थिंग है, वहां पे अगर आप फंगल इन्फेक्शन या फंगस वगैरह से बचाने के लिए या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उस जगह को बचाने के लिए जो यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट इन लो कंसंट्रेशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन में ये यूज किए जाते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ वेकिलाइट, डाइस, रेसिन्स एंड सैलिसिलिक एसिड। तो बच्चों इनके जो रॉ मटेरियल होता है, स्टार्टिंग का जो मटेरियल होता है, उनमें भी फिनोल का यूज किया जाता है। यूज्ड इन एस्पायरिन प्रिपरेशन, एस्पायरिन की प्रिपरेशन में भी फिनोल का काफी यूज होता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं आगे। अगला हमारा जो कंपाउंड है वो है क्रिसोल्स, मेथाइल फिनोल बोलते हैं बच्चों इसको। C6H4CH3 बॉन्ड OH। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, हमने अभी जस्ट पढ़ा है इसके बारे में, बेंजीन रिंग विद बॉन्ड OH एंड बॉन्ड CH3। 3 आइसोमर्स, इससे 3 आइसोमर बनते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, डिपेंडिंग ऑन रिलेटिव पोजीशंस। कौन सी पोजीशंस में क्या जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से इसके 3 कंपाउंड्स बनते हैं, सब कंपाउंड्स ऑर्थो, मेटा, पैरा। उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं हम। पहला हो गया हमारा फिनोल, फिनोल के बारे में बात कर लेते हैं। ये बच्चों फिनोल, बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट OH जुड़ता है। इसका जो एक कॉन्सेंट्रेशन होती है एसिडिटी नापने के लिए, उसको बोलते हैं हम pKa। जो जितनी ज्यादा कम रहेगी pKa उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। जितनी ज्यादा pKa, सब ये कांस्टेंट है एसिडिटी नापने के लिए, मापने के लिए। ये जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा वो, और जितना ज्यादा ये pKa वैल्यू रहेगी उतना ही कम एसिडिक वो रहेगा। बात करते हैं कि पहली पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OH और ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है CH3, तो इसको बोलेंगे O क्रेसोल। ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई। ये मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे M क्रेसोल। ये पहली पोजीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। ये पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो इसे बोलेंगे P क्रेसोल। तो बच्चों इनके जो pKa कांस्टेंट है उसकी वैल्यू सबसे कम होती है फिनोल की, दूसरे नंबर पे होती है मेटा, तीसरे पे होती है पैरा, और चौथे पे होती है ऑर्थो की। अब इसकी अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि इसका एसिडिक नेचर कौन से का सबसे ज्यादा रहेगा और कौन से का सबसे कम, तो उसमें सबसे पहले आएगा फिनोल, फिर उसके बाद आएगा हमारा M पोजीशन, M क्रेसोल, फिर उसके बाद में आएगा हमारा P क्रेसोल, फिर उसके बाद में आएगा हमारा O क्रेसोल। तो दोस्तों ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर और एसिडिटी का ऑर्डर। ये हमारा एसिडिक नेचर का ऑर्डर भी हो गया, और एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा ऑर्डर होता है। आगे बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में। स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट, तो दोस्तों इसको ऐसी जगह पे भी लगाया जाता है जहां पे इंफेक्शन फैलने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है, ऐसी ऐसी नॉन लिविंग जगह लगाया जाता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट का काम करता है और एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिनोल के बजाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ये एंटीसेप्टिक, यानी घाव वगैरह में इसका काफी यूज किया जाता है। यूज इन पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड में भी काफी यूज किया जाता है इसका। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पिक्रिक एसिड के बारे में, अगर आपको नहीं पता तो हमारी लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। और रेसिन मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों फिनोल से बेहतर एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक, यानी कीटाणु मारने वाला भी इसे कहा जाता है, पिक्रिक अम्ल और रेजिन बनाने में, यानी कि पेक्रिक अम्ल यानी पेक्रिक एसिड और रेजिन्स बनाने में भी इसका काफी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज में। और अगले कंपाउंड की हम बात कर ले, यानी अगले फिनोल की बात कर ले, रेसोर्सिनोल 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन C6H5OH2, यानी कि बच्चों पहली और तीसरी पोजीशन, दूसरी नहीं पहली और तीसरी पोजीशन पे हमारा OH जुड़ा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम रेसोर्सिनोल। यानी कि मेटा पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है फिनोल की, उसे बोलते हैं रेसोर्सिनोल। स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बेंजीन रिंग विथ बॉन्ड OH ग्रुप एट पोजीशन 1 एंड 3, पहली और तीसरी पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हो, ये हमारी पहली पोजीशन, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, इसे बोलते हैं हम रेसोर्सिनोल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। इस यूजेस इन स्किन ऑइंटमेंट, फंगल इन्फेक्शन एंड सोरियासिस। तो दोस्तों फंगल इन्फेक्शन और सोरियासिस से भी बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है एज ऑइंटमेंट, केमिकल इंटरमीडिएट फॉर डाइस, रेजिन्स, एक्सप्लोजिव्स, धमाकेदार चीजें बनाने में भी इसका केमिकल यूज किया जाता है एज एन इंटरमीडिएट। यूज इन फोटोग्राफिक डेवलपर्स, फोटोग्राफिक डेवलपर्स के द्वारा भी इसका काफी यूज किया जाता है। अगले कंपाउंड की बात करते हैं हम, नेप्थोस C10H7OH। तो दोस्तों इसके अंदर दो बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होती है, जुड़ी हुई होती है। इसके बारे में बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। derived from naphthalene with OH group, 2 isomers alpha naphthanol, 1 naphthanol and beta naphthanol, 2 naphthanol।
तो दो इसके आइसोमर्स बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं हम। पहला हो गया दो बेंजीन रिंग एक साथ फ्यूज्ड है नैफ्थलीन, और एक पोजीशन पे जुड़ा हुआ है OH यहां पे, और दूसरे में जुड़ा हुआ है दूसरी पोजीशन पे OH। इसको बोलेंगे हम 1 नेप्थेनॉल क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे जुड़ा हुआ है नैफ्थलीन के, और दूसरे इसको बोलेंगे 2 नेप्थेनॉल क्योंकि दूसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हमारी चौथी, ये पांचवी और ये छठी। तो दोस्तों एक होता है एक नेप्थेनॉल, एक होता है 2 नेप्थेनॉल, 1 नेप्थेनॉल 2 नेप्थेनॉल, दो आइसोमर्स बनेंगे। तो बच्चों इसके यूजेस के बारे में बात कर ले। पहला है एज एन एंटीसेप्टिक प्रिजर्वेटिव, यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है और प्रिजर्वेटिव के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। दूसरे पॉइंट की बात करें, इसके दूसरे यूज देखते हैं। एजोडा इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, और इसकी जो दूसरी आइसोमर फॉर्म होती है कि बीटा नेप्थेनॉल, दूसरी पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, उसके अलग यूजेस है, उसके यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के POV से। पहला यूज है एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरा परफ्यूम्स, तीसरा मेडिसिन। मेडिसिन और परफ्यूम्स में भी इसका काफी यूज किया जाता है। हिंदी में देख लेते हैं। एंटीसेप्टिक और प्रिजर्वेटिव्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। एजोडाई इंडस्ट्री यानी एजोडाई उद्योगों में भी इसका यूज किया जाता है। और बीटा नेफ्थोल का यूज किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, इत्र यानी कि परफ्यूम्स और औषधि यानी कि दवाइयों में भी इसका काफी यूज किया जाता है। बच्चों हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। दोस्तों हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही शानदार नोट्स डिजाइन किए गए हैं इस बार। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।